अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वाई आर पंजाबीज डिक्रीजिंग इन इंडियन आर्मी है। ऐसा है क्या? मुझे लगता है वो जो खालिस्तान वाला चल रहा है ना सीन, उसकी वजह से हो सकता है इस वीडियो में उसके साथ इसको जोड़ा हो। हाँ। खैर ये एक सजेस्टेड वीडियो है, सीरियल वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नूर की चैनल का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गो चेकआउट करते हैं अच्छा, कि वीडियो में क्या है। एक और बात यार, गालियां देने आ जाते हो, सब्सक्राइब करना नहीं आते। सब्सक्राइब भी करो यार, सिर्फ गालियां नहीं दो, गालियां दो मतलब साथ में सब्सक्राइब भी करो लाजमी। दो। इस मैप को देखिए, ये मैप दिखाता है कि हर 10 लाख लोगों से हर स्टेट में कितने लोग आर्मी में भर्ती हुए हैं 2017 से 2019 तक। और आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब जैसी स्टेट्स का नंबर दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से ज्यादा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पंजाबीज की बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट रही है इंडियन आर्मी में। और ये कोई नई चीज भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करीब 20% सोल्जर्स पंजाब से थे। हाँ, इसके बावजूद कि उनकी सिख लोग पॉपुलेशन बहुत इंडिया ज्यादा में बस 1% थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी पंजाब का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्मी में। चिड़िया नाल जे पास लड़ावा गोविंद सिंह नाम तरावा। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद करीब आधे इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पंजाब से थे, जबकि पंजाब की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत समझदार लोग होते हैं। इसकी वजह से ही पंजाब को इंडिया का शील्ड, स्पीयर हेड या फिर स्वॉर्ड हैंड बुलाया गया। पर धीरे धीरे ये नंबर कम होता है। 2012 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जतिंदर सिंह ने ओपनली बताया कि उनके मन में डर है कि ऑफिस कार्डर में पंजाबीज की संख्या कम हो रही है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। बस एक बात याद रखना कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अब ये समझने से पहले कि पंजाबीज का कंट्रीब्यूशन क्यों कम हो रहा है, हमें ये भी समझना चाहिए कि इतिहास में पंजाबीज का कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी में इतना ज्यादा क्यों था। और इसके दो कारण हैं, रिलीजियस और हिस्टोरिकल। हिंदुस्तान में सिखिज्म स्प्रेड होने लगा 16वीं सदी में, जब गुरु नानक अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने लग गए। एक ऐसा धर्म जो हिंदुइज्म और इस्लाम से अलग था। उस समय सिख धर्म कई चीजों के खिलाफ था, जैसे सरकार की पावर, डोमिनेंट रिलीजन जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम, सोसाइटी में इनइक्वालिटी और सोसाइटी में कास्ट और जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन। फिर अगले कई सदियों के दौरान गुरु नानक के बाद कई और सिख गुरुज ने इस रिलीजन और अपनी कम्युनिटी को और बढ़ाया। सिखिज्म के 5th गुरु, गुरु अर्जन के दौर तक सिखिज्म बहुत हद तक हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश हो गया। हिस्टोरियन गोकुल चंद नारंग ने लिखा कि गुरु अर्जन का दरबार एक शानदार पैलेस की तरह हो गया। गुरु अर्जुन के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से ही मुगल बादशाह जहांगीर को उनसे खतरा लगने लगा। फिर बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मारने के लिए आदेश दिया। आलमपना बादशाह हिंद जहांगीर ने अर्जन देव ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ किले पेश होने का हुक्म देता है। और जब गुरु अर्जन देव ने बादशाह जहांगीर के बेटे खुसराव को आशीर्वाद दिया, बादशाह जहांगीर बहुत गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन को मारने का आदेश दिया। काफिरां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ, अजे भी अपना फैसला बदल लो। और माना जाता है कि ये समय सिखिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, जिसके बाद सिख लोगों की मिलिटराइजेशन बढ़ी। उस समय तक सिख पोएट गुरु ट्रेडिशन फॉलो करते थे, इसको एस्टैब्लिश किया था गुरु नानक ने। पोएट गुरु ट्रेडिशन में जो भी सिख गुरुज थे वो पोएम्स को यूज करते थे अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए, और वायलेंस उनकी टीचिंग्स का एक अहम भाग नहीं था। पर बादशाह जहांगीर के ऑर्डर के बाद ये चेंज होने लगा। गुरु अर्जन को मार दिया गया 1606 में, और उनकी मृत्यु के करीब 1 महीने बाद गुरु अर्जन के बेटे और सिखिज्म के नेक्स्ट गुरु, गुरु हरगोबिंद ने एक नया भेष धारण किया। उन्होंने एक सैफरन गाउन पहना, चूड़ीदार पजामा, और उनकी कमर में थी 2 तलवारें। ये तलवारें दर्शा रही थी मीरी पीरी की फिलॉसफी। पहली तलवार मीरी दर्शा रही थी पॉलिटिकल पावर, और पीरी दर्शा रही थी स्पिरिचुअल पावर। और गुरु हरगोबिंद का पालतू जानवर था एक हॉक या फिर बाज। इसलिए सिखिज्म के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद ने सिख गुरुज को चेंज कर दिया। ये गुरु पहले होते थे स्पिरिचुअल लीडर्स और अब बन गए वॉरियर लीडर्स। हरून खालिद ने लिखा कि गुरु हरगोबिंद सिंह के लिए सिखों की मिलिटराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई। उनके आसपास हर बार 52 बॉडीगार्ड्स होते, और उन्होंने एक आर्मी भी बनाई जिसको बुलाया गया संत सिपाही या फिर सेंट सोल्जर्स। अकाल तख्त के आगे एक अखाड़ा भी बनाया गया जहाँ ये सोल्जर्स ट्रेन कर सकते थे। इसलिए कलगीधर पातशाह ने, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने सिखां ਨੂੰ शस्त्र पहनने दी, शस्त्र सिखने की आज्ञा दी। जो भक्ति के गाने थे वो भी चेंज हो गए गुरु हरगोबिंद सिंह के बाद। भक्ति के गानों में जंग के बारे में और बातें होने लगी।
हिस्टोरियन खुशवंत सिंह ने बताया कि ये सिलसिला जो स्टार्ट किया था गुरु हरगोबिंद सिंह ने, ये खत्म हुआ करीब 70 साल बाद, जब सिखिज्म के 9th गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया 1675 में। जब गुरु तेग बहादुर सिखिज्म के 9th गुरु बने, तब राज कर रहे थे मुगल बादशाह औरंगजेब। जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी कि बादशाह औरंगजेब ने कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी। जब गुरु तेग बहादुर ने फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तब उनको मार दिया गया। जिसके बाद गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह, और साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नया ऑर्डर क्रिएट किया, जिसको बुलाया गया खालसा। ये बहुत फेमस है गोबिंद सिंह। खालसा उन सिखों के लिए होता है जो अपने आप को पूरी तरह धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं, 24 घंटे ही रहना वा, सिर्फ बाणी दे विच बाणी दे नाल जुड़े रहना वा। और जो खालसा में शामिल होते हैं उनको 5 केस फॉलो करने होते हैं: केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और किरपान, जिसका मकसद है कि खालसा सिखिज्म की रक्षा कर सके। खालसा से सिखों को एक मार्ग मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया, जिसके बाद एक दूसरी तरीके की सिख आर्मी बनाई गई। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਜੰਗ ਦੇ मैदान ਵਿੱਚ, इस करके ਅਸੀਂ गुरु के निहंगा। और इसी के साथ सिखिज्म, एक धर्म जो स्टार्ट हुआ था एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट की तरह, इस धर्म ने अब एक पॉलिटिकल और मिलिट्री कैरेक्टर पंजाब अपना में लिया। हिंदूज और भी गुरु तो है। गोबिंद सिंह की हिंदूज पॉलिटिकल है, मूवमेंट लेकिन रियलिटी में बन गई उनकी 19वीं सदी में, तादाद जब ज्यादा है। महाराजा रंजीत सिंह का किंगडम बना। राज करेगा खालसा। और ये हुआ कैसे? 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब मारे गए और मुगल किंगडम धीरे धीरे बिखरता रहा। इस चीज की एडवांटेज उठाई गुरु गोबिंद सिंह ने, जिन्होंने खालसा आर्मी के जरिए मुगल्स के खिलाफ अटैक्स लॉन्च करे। खालसा की आर्मी बढ़ने लग गई और फिर बढ़ गई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में, जिनको बुलाया गया मिसल्स। अलग अलग मिसल्स का अपना एरिया था जिसको वो कंट्रोल करते थे। इन सारे मिसल्स को वीडियो यूनाइट करने का इंटरेस्टिंग है, तो निर्णय हम लोग लिया भी थोड़ा रंजीत सुन रहे सिंह हैं, क्योंकि ने, नई जो चीज खुद है ना हमारे एक मिसल लिए। के चीफ थे। जब रंजीत सिंह ने इन मिसल्स को जोड़ दिया तो कहा जाता है कि सिख एम्पायर की शुरुआत हुई। रंजीत सिंह की लीडरशिप में सिख आर्मी और मॉडर्नाइज होती गई। उन्होंने आर्मी को 3 रेजिम्स में बांटा: फौजे खास, फौजे ऐन और फौजे कवैद। फिर रंजीत सिंह ने उन लोगों को कहा, अच्छा, जिन्होंने इनके ईस्ट इंडिया अल्फाज कंपनी की तकरीबन आर्मी को उर्दू छोड़ से दिया था मिलते कि वो जुलते हैं। खालसा के सोल्जर्स को ट्रेन करें। 1820s में उन्होंने कई मिलिट्री पर्शियन वेटरन्स को, हाँ। जिन्होंने नेपोलियन की जंगों में भाग लिया था, अपनी तो आर्मी इन को सब फ्रेंच जबानों से ट्रेनिंग मिलके देने बनी के लिए है ना। बुलाया। लश्करी रंजीत जुबान सिंह है। की लीडरशिप में खालसा आर्मी एशिया में सबसे इफेक्टिव आर्मी में से एक बन गई। इस Okay. खालसा आर्मी में भले ही मेजॉरिटी सोल्जर सिख थे, पर हिंदूज और मुस्लिम्स भी इस आर्मी में शामिल थे। अपनी पावरफुल आर्मी के चलते रंजीत सिंह ने अपना किंगडम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जैसे एरियाज में भी बढ़ा दिया। सिख एम्पायर बढ़ता है, पर ये सिलसिला थमा हाँ, ये हमारी साइड 1830 पे में, भी जब सिख उनका थे। हाँ, सामना हुआ सीखते हैं, अभी भी अंग्रेजों से। कुछ ऐसी पुरानी जगह हैं। अब जिस समय रंजीत सिंह अपना सिख एम्पायर बढ़ा रहे थे, उसी समय अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी हाँ, की influence पहुंच बन गई। इंडिया में बढ़ा रहे थे। हाँ, अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीनें खरीदी और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर करे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंच बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक पहुंची और इन सभी एरियाज में उनकी खुद की एक आर्मी थी। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉर्डर्स पंजाब के एरिया तक पहुंची, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और खालसा आर्मी का सामना हुआ। पर सिख एम्पायर का क्या भविष्य है, इस भविष्य को 1935 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने प्रिडिक्ट कर लिया था, जब उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि कोई संभावना है कि रंजीत सिंह के बाद उनका एम्पायर कोई चला पाएगा। और उनकी भविष्यवाणी सच हुई। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और अगले 2 सालों के दौरान उनके एम्पायर में लड़ाई चलती रही, ये डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट महाराजा कौन बनेगा। इस लड़ाई में कई लीडर्स की मौत हुई, कई सिख सोल्जर्स विरोध पर चले गए क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके लीडर्स तो लड़ाई में बिजी थे। अंग्रेजों ने इसी चीज की एडवांटेज उठाई और अगले 20 सालों में सिख किंगडम हड़प लिया, जब उन्होंने 2 एंग्लो सिख वॉर्स के दौरान सिख एम्पायर को मात दी। अंग्रेजों ने खालसा आर्मी को हराया जरूर, पर उन्होंने ये भी कहा कि सिख आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन थी जिसका अंग्रेजों को सामना करना पड़ा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि खालसा आर्मी के सोल्जर्स वेल ट्रेन्ड और बहुत स्किलफुल हैं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ पंजाबी सोल्जर्स को बंगाल की आर्मी में भर्ती करें। पर उस समय बंगाल की आर्मी में अपर कास्ट हिंदूज और मुस्लिम सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि उनकी आर्मी में सिख सोल्जर्स शामिल हुए। इस वजह से खालसा आर्मी के सोल्जर्स के लिए एक नया यूनिट बनाया गया, जिसको बुलाया गया पंजाब इर्रेगुलर फोर्स। अब खालसा आर्मी के एक्स सोल्जर्स को भर्ती जरूर किया गया अंग्रेजों की आर्मी में, पर उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। पर ये चेंज हुआ 1857 में, जिसको बुलाया जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जाओ, सबको खबर करता हूँ, आजादी की जंग शुरू।
1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था जब बंगाल आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने अपने अंग्रेज कमांडर्स के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट किया। हाँ। ये रिवोल्ट फिर इंडिया के दूसरे भागों में फैल गया और आम लोग सोल्जर्स को सपोर्ट करने लग गए इस रिवोल्ट में। तो इस समय पंजाब की सिचुएशन क्या थी? पंजाब की जमीन अंग्रेजों ने हड़प ली थी, कई सिख लीडर्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर अंग्रेजों ने छीन ली थी और खालसा आर्मी के कई सोल्जर्स को अपनी ड्यूटी से हटा दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों की खुद की एक आर्मी थी जिसकी वजह से ये सोल्जर्स गरीबी में पड़ गए। अब इन सोल्जर्स के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो रिवोल्ट में भाग ले सकते थे या फिर वो अंग्रेजों की मदद कर सकते थे इस रिवोल्ट को रोकने के लिए। और सिख सोल्जर्स ने ये ऑप्शन चूज किया। इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि रिवोल्ट में लोगों ने बहादुर शाह जफर, जो उस समय के मुगल बादशाह थे, उनको अपना लीडर चुना। ये पर was जैसे so हम जानते हैं useless. कि कई मुगल बादशाहों ने बहुत बेरहमी से ट्रीट किया सिखों ये को, क्यों उनके था? कई गुरुओं को मार डाला और औरंगजेब ने कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी। इस वजह से ये सोल्जर्स सोच भी नहीं सकते अच्छा, थे कि वो मुगल्स एक में भी ना ऐसी मुझे मूवमेंट में भाग बहुत लेंगे सारों की जिसका हिस्ट्री लीडर नहीं पता। एक मुगल बादशाह था। ऑथर इंद्रजीत सिंह ने लिखा कि जब बहादुर शाह जफर को रिवोल्ट का लीडर बनाया गया तो फिर अंग्रेजों ने पूरे पंजाब में पोस्टर्स लगाए सिखों को याद दिलाने के लिए कि मुगल्स ने उनके साथ क्या क्या किया था। हिस्टोरियन और राइटर खुशवंत सिंह ने बताया कि ऐसा नहीं था कि बस पंजाबी सिख लोग ने ही इस रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया, बल्कि पंजाबी हिंदूज और मुस्लिम्स ने भी ऐसी ही चीज करी। दूसरा कारण था कि जिस वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उससे सिख सोल्जर्स इतना रिलेट नहीं करते थे। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को बताया गया था कि अंग्रेजों की नई कार्ट्रिज गाय और सुअर के फैट से बनी हाँ, है। जो कारतूस मुस्लिम में हाँ, इनको आपस में हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। जबकि जो कुछ सिख सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, वो मानते थे कि अंग्रेज उनके रिलीजन को किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, वो क्योंकि पगड़ी भी वो पहन काओ काओ सकते करके थे और हिंदुओं को भी खालसा किया के था और ट्रेडिशन को टिक्का फॉलो भी कर करके सकते थे। मुस्लिम्स को भी किया। कंपनी हाँ। हर कदम की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। पंजाबी सोल्जर्स की उल्टा प्रॉब्लम थी कि उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंक्लूडेड फील नहीं करवाया गया। वो कहते हैं कि पंजाबीज को कई बार इंडियन आर्मी में लगा कि अपर कास्ट हिंदूज उनको इग्नोर कर रहे हैं। एक रिसर्च पेपर ने दिखाया कि कैसे कुछ हिंदू सोल्जर्स ने सिख सोल्जर्स पर प्रेशर डाला कि वो अपना धर्म छोड़कर हिंदुइज्म अपना ले। कुछ सिख सोल्जर्स ने इस चीज के चलते आर्मी को छोड़ दिया। पंजाबी सोल्जर्स अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों का एटीट्यूड भी बहुत बदल गया। अंग्रेज मानते थे कि जहाँ बंगाली सोल्जर्स ने उनके पीठ के पीछे एक रिवोल्ट स्टार्ट किया, वहीं सिख सोल्जर्स ने उनको एक अहम समय में सपोर्ट किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लिखा कि पंजाब जो एक समय कमजोरी होती उस टाइम पे थी, अब जिसको ब्रिटिश जो सही एम्पायर लग के रहा था वो एक कर स्ट्रेंथ रहा बन था। गई। इसी वजह से अगले कुछ साल अंग्रेजों ने सिख सोल्जर्स को प्रेफरेंस दी आर्मी में भर्ती होने के लिए। जैसे 1929 में करीब 1,40,000 सोल्जर्स में से 62% पंजाबी थे। इसका एक और कारण था कि अंग्रेज ठीक-ठाक मार्शल ये रेस थ्योरी में percentage विश्वास है। रखते थे। कई लोग इस आदमी को मार्शल रेस थ्योरी का फादर बुलाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि कुछ इंडियन रेसेस जैसे मराठास, पठान्स, पंजाबीज और राजपूत बहुत अच्छे सोल्जर्स बनने की क्षमता रखते हैं और इनको बुलाया गया मार्शल रेसेस। राइटर उमर खलीदी कहते हैं कि माना जाता था कि मार्शल रेसेस के लोग लंबे, चौड़े और गोरे होते हैं जो किसी भी तरीके की मुश्किल सह सकते हैं, जबकि गोरे दूसरे होने लोग का क्या मोटे तात्पर्य? होते हैं। मतलब इसलिए वो उनकी soldier बनने की बेसिकली क्षमता वो नहीं हाँ। दिखा Physically बता रहे fit होने के हैं किस अलावा तरह ये भी के माना जाता था कि मार्शल रेसेस अपनी सीनियर्स की सुनते हैं और 19वीं सदी में अंग्रेज ये मानने लग गए कि पंजाब में सबसे बेहतरीन सोल्जर्स मिलते हैं। 1879 में ब्रिटिश कमीशन की एक रिपोर्ट ने लिखा कि पंजाब एक नर्सरी है बेस्ट सोल्जर्स की। ओके। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को इसी थ्योरी के बेसिस पर चेंज किया गया, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के लिए कई लड़ाइयाँ जीती। एक लड़ाई के बारे में तो एक मूवी भी बनी। केसरी। कौम के लिए लड़ूंगा, आज मैं कौन सी? अपने गुरु के लिए केसरी। लड़ूंगा। अंग्रेजों ने केसरी? यही रूल यूज किया ये अपनी मूवी आर्मी मैंने बनाने इसके के लिए। वो कुछ Except क्लिप्स एक देखे समय हुए गाना हैं, मूवी सुनाओ पूरी ना के नहीं। तेरी दौरान जब मस्ती। सोल्जर्स की शॉर्टेज पड़ गई थी और उनको दूसरी हाँ। रेसेस से भी रिक्रूट्स लेने नहीं पड़े। सुना। हाँ, हाँ, इंडिपेंडेंट सुना। इंडिया के लीडर्स इस थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत लंबा खत लिखा ब्रिटिश ऑफिसर्स को आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी में लार्ज स्केल रिफॉर्म की जरूरत है, पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इंडिया एक बहुत डरावनी सिचुएशन में, कम्युनल वायलेंस हो रहा है और इंडिया एक बहुत नया देश है, तो अगर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं तो आर्मी वो सॉल्व कर सकती है, इसलिए आर्मी में अभी बदलाव नहीं करना चाहिए। पर जवाहरलाल नेहरू इस चीज से अग्री नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि इंडियन आर्मी का बैकग्राउंड बदला जाए। नेहरू चाहते थे कि इंडियन आर्मी में बस वो लोग भर्ती ना हो
जो मार्शल रेसेस से आते हैं। और फाइनली अंग्रेजों ने उनकी मान ली और डिक्लेयर किया कि आर्मी के लिए मार्शल रेस थ्योरी यूज नहीं होगी। और ये रिसर्चर्स के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया कि जब भी किसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन आर्मी में नहीं होती तो सिविल वॉर की चांसेस बढ़ जाती है। अब अंग्रेजों के लिए मार्शल रेस थ्योरी बहुत इफेक्टिव थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आर्मी अंग्रेजों की तरफ लॉयल रहे और ना कि इंडिया की तरफ। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट बन गया कि इंडियन आर्मी इंडिया की तरफ लॉयल रहे, इसी वजह से उनके लिए बहुत जरूरी था कि आर्मी में सभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन रहे। और जब कोई आर्मी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती तो उसकी पॉलिटिकल कॉज भरनी ही पड़ती है। ऐसा हमें देखने को मिला था पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तान को आर्मी मिली उसमें 90% ऑफिसर्स पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे, रिमेनिंग 10% सिंध और बलूचिस्तान से थे। ईस्ट पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जिसके अंजाम से हम सब वाकिफ हैं। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिससे बांग्लादेश बना। जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स चाहते थे कि कोई एक उनको पूरे राइट्स आर्मी नहीं को दिए डोमिनेट गए थे ना ना, करे। इसी तो वजह फिर से ये तो उन्होंने होना था। सारी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट बस मार्शल रेसेस से नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज से होगी। एक नई नेशनल डिफेंस एकेडमी भी बनाई गई पुणे में 1954 में, जो देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से दूर थी। ऑथर स्टीवन विल्किंसन, जिन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर एक बुक लिखी है, उन्होंने कहा कि इंडियन सरकार ने बहुत सोच समझ के आर्मी चीफ चुने। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ 42% सीनियर ऑफिसर्स पंजाब से आते थे, पर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले 25 सालों में एक भी आर्मी चीफ पंजाब से नहीं बनाया गया। अब इंडियन सरकार ने ऐसे कई पॉलिसी डिसीजंस लिए, पर पंजाबीज की इंडियन आर्मी में रिप्रेजेंटेशन अभी भी हाई थी। जैसे ये टेबल दिखाती है कि 1965 में इंडियन आर्मी में किस स्टेट से कितने लोग थे, और करीब 32% रिक्रूट्स पंजाब से आए थे, जो अगले कुछ सालों में कम होती गई। जैसे 1990s में ये नंबर बस 7.6% हो गया। इंडियन सरकार की डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के अलावा कई और कारण थे जिसकी वजह से पंजाबीज की रिप्रेजेंटेशन इंडियन आर्मी में कम हुई। और ये पुरानी है, अभी नए तो मेरे ख्याल से पंजाबी कम होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इस पॉलिसी के तहत ऑफिसर पोस्ट के अलावा इंडियन आर्मी हर पोस्ट के लिए कैलकुलेट करती है रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन हर स्टेट की, यानी कि हर स्टेट में 17 से 25 साल के कितने नौजवान लड़के हैं। जितनी ज्यादा ऐसे लड़कों की पॉपुलेशन होगी एक स्टेट में, उतना ज्यादा उनका आरएमपी होगा और उतनी ज्यादा अलॉटमेंट दी जाएगी उस स्टेट को वैकेंसीज के लिए। जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने कहा, इस पॉलिसी की वजह से भी पंजाबी रिप्रेजेंटेशन कम हुई है। बादल का ये भी मानना था कि पंजाब में इतने नौजवान लोग हैं और बेरोजगारी ज्यादा है, तो आर्मी के अलावा उनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, इसलिए उन्होंने सेंटर को बोला कि ये पॉलिसी वो कैंसिल करे। दूसरा कारण कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी पंजाबी रिप्रेजेंटेशन कम हुई है। 1960s में धान और गेहूं की हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस करी गई, जिससे पंजाब को बहुत फायदा पहुंचा। एक रिसर्च के हिसाब से किसानों की इनकम 70% तक बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पंजाब और हरियाणा के एरियाज में ही था। इसी वजह से एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा पंजाबीज ने आर्मी के लिए इतना अप्लाई नहीं किया। और एक तीसरी प्रॉब्लम बताई जाती है, वैसे ही उनको एक रिसेंट रिपोर्ट ने मिल दिखाया रहा है कि हर 7 में से एक आदमी पंजाब में ड्रग से एडिक्टेड है। हाँ, ये भी है। ये लोग पीते बहुत है ना, इसकी वजह से रिक्रूटमेंट पर एक असर पड़ रहा है। ब्रिगेडियर केएस कालोन ने लिखा कि कई इंसिडेंट्स हुए जहां आर्मी रिक्रूट्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे थे। कुछ साल पहले पाया गया था कि पटियाला, अमृतसर और जलंधर के रिक्रूटमेंट टेस्ट में कई नौजवान कैंडिडेट ने ऐसे ड्रग्स लिए। रिक्रूटमेंट वेन्यूज के बाहर आर्मी की अथॉरिटीज को ऐसे ड्रग्स की सिरिंजेस मिली। इस चीज के लिए ऑफिसर्स ने पंजाब की एजुकेशन पर भी दोष डाला है। ब्रिगेडियर आईएस गखल ने कहा कि कई कैंडिडेट फिजिकल एग्जाम तो पास कर पाते हैं, पर रिटर्न में फेल हो जाते हैं। अब कुछ पंजाब के लोग जरूर गुस्से में आएंगे कि इंडियन सरकार ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जिससे पंजाबी रिप्रेजेंटेशन घटे, पर मेरे हिसाब से ब्रॉडली सब अग्री करेंगे कि आर्मी में इंडिया के डिफरेंट रीजन्स और कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। पंजाब और पंजाबी नौजवान के फ्यूचर के लिए जरूरी ये है कि उनको ढंग की रोजगार की अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इस चीज के बारे में हम पहले कई वीडियोस बना चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी बस आर्मी से सॉल्व नहीं की जा सकती। और रही आर्मी में रहकर तो तो ये डिक्लाइन जरूर हुआ है परसेंटेज में, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पंजाब आर्मी वाले यहाँ पर वो अच्छे से काम करते थे, इस वजह से बेरोजगारी खत्म ही हो जाती है। करीब 2.3% सॉरी, बेरोजगारी खत्म हो जाती है। कंट्रीब्यूशन करीब 7.7% है, क्योंकि वो से जो आरएमपी का अपना कोटा फिल नहीं कर पाती, उसका फायदा पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स को मिलता है। और हम सभी को इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है, सिख रजमट जिते खड़ी हो जाती है उतो मौत भी अपना राह बदल लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब ये वाला डायलॉग बहुत मजे का।
अच्छा, वीडियो का हिस्टोरिकल थी, मतलब हाँ, historical point of पूरी view से प्रॉपर, interesting हाँ भी थी। इंटरेस्टिंग थी, जिस वजह से हम लोग ना पूरी की पूरी वीडियो को सुनते आ रहे थे कि हाँ। यार बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्या कोई, तकरीबन सारी चीजें हमारे लिए क्योंकि नहीं वो है। बात है ना कि हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हम मोस्टली सब कॉन्टिनेंट से मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ना हमें मराठास के बारे में पढ़ाया जाता है, ना हमें सिख्स के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ, ये तो उस नहीं, point- इनकी भी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता ये, तो इनकी उसके बाद देखो, अपनी स्टडी के बाद अपने दिमाग तक है, हमारे शौक तक होता है कि हम किस चीज़ के बारे में कितना रिसर्च करते हैं। अब हम लोग अगर रिसर्च करना चाहें तो जिस जगह से मैं हूँ उस टेक्सला का एरिया, तो वहाँ पर भी सारे की सारी पुराने मंदिर बने हुए हैं, पुराने इस टेक्सला तो तरह की। बहुत पुराना सिटी हाँ, है ना, वो तो बहुत सिविलाइजेशन थी एक हाँ, पुरानी तो वहाँ पे। उधर कोई पुरानी यूनिवर्सिटी है और अच्छा। पुरानी वो सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग रिसर्च करना चाहे तो हमें हिस्ट्री मिल बिल्कुल कर सकती है। सकते हैं। तो ये अपने अपने तक होता है, बट यहाँ पर लेकिन इसके ये अंदर पॉलिसी भी मुझे इनकी अच्छी लगी है कि हर स्टेट की अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सही है, इस तरह से किसी एक कास्ट के या किसी एक स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो मुझे तो ये पॉलिसी सही लगी। यहाँ पे भी ये होना चाहिए, और यहाँ पे अभी भी जो है ज़्यादातर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो पंजाबी होते हैं, हाँ पाकिस्तान में ना। और बड़े ओहदों पे भी वही जाते हैं। हाँ, और इंडिया में भी ऐसे ही ऐसे मतलब मूवीज वगैरह में तो यही दिखाते हैं कि पंजाबी ये होते हैं आगे आगे और उस तरीके से, बट रियल में जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर सामने आती हैं। खैर, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अच्छी लगी वीडियो। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।